हेलो जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात कर रहे थे प्राणी जगत पे। मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसके बारे में ज़रा आपसे भी डिस्कस कर देती हूँ। फिर उसके बाद आज कल में हम इस टॉपिक के एमसीक्यू लगाएंगे बुक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल किंगडम के बारे में हम आज बात करेंगे। तो 10 से 12 लाख प्रकार के जंतु उपस्थित होते हैं। तो उसमें कौन सा चैप्टर था, आई थिंक एनसीईआरटी में ही है। हाँ, 12th का लास्ट चैप्टर है 1.2 मिलियन के अकॉर्डिंग। तो सर्वप्रथम 2 जगत प्रणाली दी गई थी और कार्ल लिनियस ने दी थी। और कौन कौन से जगत है, प्लांटी और एनिमलिया 2 जगत थे। ऐसे ही 3 जगत प्रणाली भी थी, 4 जगत भी थी और 5 जगत भी। तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, तो आर.एच. व्हीटेकर ने दी थी। 2 जगत प्रणाली किसने दी थी, कार्ल लिनियस ने दी थी। और 5 जगत प्रणाली में क्या था, प्लांटी एनिमिलिया था और फंगी जोड़ा था उन्होंने, मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। ये 5 जगत थे। आर.एच. व्हीटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी। तो प्राणी जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसने किया, जॉर्ज क्यूवियर ने किया था। इस जगत को उन्होंने 31 संघों में बांटा था। 31 संघों में 10 संघ तो दीर्घ थे और 21 संघ ना लघु थे। तो अब हम जो पढ़ेंगे ना, वो 10 तो दीर्घ संघ पढ़ेंगे और एक लघु संघ पढ़ेंगे। हमारी एनसीईआरटी में ये 11 ही दे रखे हैं, तो हम 11 ही पढ़ेंगे, एक लघु संघ और 10 दीर्घ संघ। लघु संघ में ये जो टीनोफोर है ना, ये लघु संघ है, बाकी सारे दीर्घ संघ हैं। तो कौन कौन सी 11 संघ, हम जरा उनका नाम देख लेते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। तो ये ना 11 के 11 संघ है। इनको सीक्वेंस से याद करना है। आगे चल के मैं जैसे बोलूँगी कि संघ 2 तो आपको याद रखना पड़ेगा सिलेंट्रेटा, 3 तो टीनोफोरा, ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। हम सब किस में आते हैं, कोर्डेटा में आते हैं। तो वर्गीकरण किया गया, इसको 6 आधार पर बांटा गया। तो हम देखते हैं कि वो 6 आधार कौन कौन से। आज के हम वीडियो में सिर्फ इन 6 आधारों की बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया था, तो शरीर का संगठन स्तर पर उनका वर्गीकरण किया गया। तो कोशिका स्तर संगठन पर, यानी कि जिनका शरीर सिर्फ सेल्स के द्वारा बना होता है, सेलुलर लेवल पर। तो जिनका उत्तक से बना हुआ आता है, उत्तक से क्या बनता है, ऑर्गन। तो जिनका ऑर्गन स्तर पर संगठन है या फिर ऑर्गन सिस्टम स्तर पर संगठन है, तो वो हम देखेंगे। तो सेल स्तर पर कौन सा है, फर्स्ट पोरीफेरा। तो कोशिका स्तर पर संगठन है पोरीफेरा का एक संघ। उत्तक स्तर पर संगठन हो जाएगा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का, ये 2 संघ उत्तक स्तर पर हो जाएंगे। अंग तंत्र पर हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज। अंग तंत्र स्तर पर हो जाएगा 5 से और 11 तक क्या आएंगे ना, इनमें से क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर पाया जाता है। तो देखेंगे, फर्स्ट है ना, पोरीफेरा में कोशिका लेवल का पाया जाता है, फिर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में उत्तक लेवल का पाया जाता है, अंग लेवल का प्लेटी हेलमिंथीज, और 5 से और 11 तक जितने भी संघ, उन सब में अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और ये तो पक्का ही याद कर लेना है। तो अंगतंत्र स्तर का संगठन मतलब अब देखते हैं हम किस आधार पर। तो एक पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, इस पर भी किया गया। पाचन तंत्र पर, पाचन 2 प्रकार से होता है, आपने भी सुना होगा, पूर्ण पाचन और अपूर्ण पाचन। और स्वस्थ परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ऐसे पाया जाता है। तो पूर्ण पाचन तंत्र क्या हो गया कि जैसे कि मुख और गुहा है ना, वो अलग अलग होती है। भोजन इस मार्ग से जाएगा और गुदाद्वार द्वारा मल निष्कासित हो जाएगा, तो इसे एक पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। अपूर्ण पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, भोजन भी उसी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और जो मल है वो भी उसी के द्वारा निष्कासित किया जाएगा। ये अपूर्ण पाचन तंत्र है। तो पूर्ण पाचन तंत्र कहाँ तक है, जिनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है उनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। देख लो, 5 से और 11 तक के जो भी संघ है उनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अपूर्ण पाचन तंत्र किन में पाया जाएगा, देखते हैं। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज। हम देखते हैं कौन कौन से, मतलब कितने नंबर पे हैं। सिलेंट्रेटा सेकंड नंबर पे, टीनोफोरा थर्ड नंबर पे, प्लेटी हेलमिंथीज फोर्थ नंबर पे। तो ऐसे करके ये हो गए अपूर्ण पाचन तंत्र में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथीज। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र के आधार पर क्या है। तो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में। ऑर्थोपोडा और मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र, 7 आर्थ्रोपोडा और 8 मोलस्का। ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कोर्डेटा में। 11 नंबर पे सबसे लास्ट है कोर्डेटा। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा।
इसके आगे हम देखते हैं सेकंड, पहले शरीर संगठन स्तर पर कर लिया गया, अब देखेंगे सम्मिति के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर। तो सिमेट्री के आधार पर क्या होगा, सिमेट्री के आधार पर 3 टाइप से इनको डिवीजन किया गया है, द्विपार्श्व सम्मिति, अरीय सम्मिति और असम्मिति। अब देखते हैं कैसे क्या है। द्विपार्श्व सम्मिति यानी कि इनको इस स्तर से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो रही है, ऐसे काटेंगे तो ऐसे काटने पे थोड़ी, ऐसे काटेंगे तो ये बायलेटरल सिमेट्री हो गई। इसमें कौन कौन से वो आते हैं, 4, 5, 6, 6 से 11 तक, 6 से 11 तक। तो 4 कौन सा था आप मेरे को बताओ, प्लेटी-हेल्मनथीज था आई थिंक, 4 था प्लेटी-हेल्मनथीज, सही है। तो 4, फिर एस्के-हेल्मनथीज, फिर एनेलिडा और फिर 11 तक जितने भी होंगे ना, सब में क्या होगा, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि इकाइनोडर्मेटा 9 नंबर पर है। इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था में तो द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है और वयस्क अवस्था में अरीय सम्मिति पाई जाती है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये कि इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सम्मिति और वयस्क अवस्था में अरीय सम्मिति पाई जाती है। अरीय सम्मिति क्या है, किसी मतलब मुख्य यानी केंद्र से किसी भी दिशा में काटो 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, ये रेडियल सिमेट्री ये कहलाएगी। तो इसमें सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इकाइनोडर्मेटा इसमें भी मैंने आपको इसका रीजन बता दिया कि ये इकाइनोडर्मेटा जब लार्वा अवस्था में होता है तो इसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है और जब वयस्क अवस्था में होता है तो इसमें अरीय सम्मिति पाई जाती है। असम्मिति यानी किसी भी डायरेक्शन में अक्स से लेकर कहीं से भी काट लो, ये आपको कहीं से बराबर नहीं दिखेगा। जैसे कि ले लो, ये कोई यूं है, ये है, चाहे इसको यहाँ से काटो यहाँ से काटो, ये आपको किसी भी सूरत में बराबर नहीं मिलेगा इसके दोनों भाग। तो ये पोरीफेरा में है। ओके, तो आई होप 2 आ गए। तो कौन कौन से लेवल पर वर्गीकरण किया गया था, शरीर स्तर पर वर्गीकरण किया गया, सम्मिति पर किया गया। अब हम थर्ड देखते हैं जर्म लेयर पर। तो जर्म लेयर पर कैसे किया जाएगा, यानी हमने पढ़ा हुआ भी था इससे पहले वाले चैप्टर में, द्विकोरिक त्रिकोरिक कैसे। तो 2 जर्म लेयर पाई जाती है ना, वो द्विकोरिक कहलाते हैं और जिनमें 3 जर्म लेयर उपस्थित होते हैं ना वो त्रिकोरिक यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड संघ। फर्स्ट कौन कौन सा है, पोरीफेरा, फिर सिलेंड्रेटा और फिर टीनोफेरा। इनमें द्विकोरिक पदार्थ वो पाया जाता है। और फिर उसके बाद प्लेटी-हेल्मनथीज से और कोर्डेटा संघ तक में त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है। तो अब देखेंगे कि 2 लेयर कैसे हो जाएगी, एक्टोडर्म बाहर वाली और एंडोडर्म अंदर वाली। द्विकोरिक में ये 2 ही जर्म लेयर पाई जाती है और इन दोनों के बीच में एक पदार्थ भरा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मीजोगिलिया। आई एम सॉरी अगर आपको पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हाँ बहुत प्रॉब्लम है। त्रिकोरिक देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म, ये सबसे अंदर वाली लेयर। तो हमने 3 पढ़ ली, सम्मिति पढ़ ली, जर्म स्तर पढ़ ली और शरीर संगठन स्तर पर पढ़ लिया। अब 4 देखते हैं हम प्रगुआ यानी कि सीलोम के आधार पर देखते हैं। तो सीलोम के आधार पर जैसे कि हमने पढ़ा था, ये मुख और ये गुदा हो जाएगी। इसमें यह क्या है, यहाँ पे जो ये बीच में ये हैगी ना आरनाल भित्ति और देह भित्ति, ये इन दोनों के बीच में ना एक मतलब द्रव भरा रहता है, उसमें ऑर्गन्स रहते हैं। उन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं अंतरंग अंग यानी कि विजरल ऑर्गन्स। अंदर से ये अंग खोखले होते हैं। हमारा माइंड है ना वो भी एक विजरल अंग ही है, अंतरंग अंग ही है, वो अंदर से खोखला है, मस्तिष्क, ठीक है। मिजोरम के टूटने से प्रगुआ बनती है। अब हम जरा देखते हैं कि प्रगुआ मिजोरम के टूटने से कैसे बनती है। तो जैसे कि ये आप मान लो ये मिजोरम है, ये टूटेगी, कैसे टूटेगी मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे यहाँ पे ये एंडोडम, फिर ये मिजोडम और फिर उसके बाद ये होगी एक्टोडम, मिजोडम और एंडोडम। ये क्या होगी, ये यूं टूट के आधी इस साइड चली जाएगी और आधी एंडोडम के पास चली जाएगी और आधी एक्टोडम के पास चली जाएगी। ऐसे टूटती है प्रगुआ। 3 प्रेगुई की और कूटगुई की, ऐसे 3 प्रकार की होती है। और एगुई के यानी कि जिनमें गुहा का निर्माण ही नहीं होता, द्विकोरिक प्राणी, क्योंकि इनमें मीजोडम ही नहीं है। इसमें क्या कहा था हमने, द्विकोरिक में मीजोडम नहीं होती, तो ये और प्रगुआ कैसे बनती, मीजोडम के टूटने से तो मीजोडम होगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो एगुई के पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा में। प्रेगुई के 6 से 11 तक पाया जाता है और कूटगुई के 5वें एस्केल्मनथीज में पाया जाता है। 5वां हम देख रहे हैं खंडी भवन के आधार पर भी हमने उनको वर्गीकरण, जैसे कि ये ऑर्गन्स है मान लो आप, ठीक है। तो सतही खंडी भवन और वास्तविक खंडी भवन। सतही खंडी भवन यानी सिर्फ बाहर से देखकर खंडित कर दिया गया। इसमें देखो ए डी, बी सी बी डी, ये मतलब अंदर के इन अंगों को बराबर नहीं बांटा गया, इनसे सतही खंडी भवन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ए
BCC, BCB, DD, इसे कहते हैं वास्तविक खंडी भवन। फिर पृष्ठरज्जु के आधार पर इसको विभाजन करेंगे नोटो कोड के हिसाब से कि पृष्ठरज्जु है तो आज हमने किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया वो देखा है। कल हम इन संघ के बारे में पढ़ेंगे। 11 संघ है, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज मैंने बताया कि किस स्तर पर वर्गीकरण किया गया है, तो वो 6 स्तर हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।